नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बसंता कॉलेज फॉर विमेन, वाराणसी। दिस इज वीक 2 एंड लेक्चर नंबर 9। टाइटल रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी केव। हम इस लेक्चर में बराबर और नागार्जुनी केव के रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन जोग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक पृष्ठभूमि, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और फिर बराबर केव के बारे में विशद बात करेंगे, और देन नागार्जुनी केव के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौर्य वास्तुकला में सबसे पहले अविनाशी सामग्री के प्रचलन को ज़्यादा बढ़ावा मिला, जिसके फलस्वरूप मौर्य काल में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप श्रमण परंपरा का उदय हुआ और जिसके प्रति आम जनता का झुकाव ज़्यादा बढ़ा, और जिसका श्रेय हमें ये रॉक कट आर्किटेक्चर में इन पहाड़ों पे प्राप्त उन गुफाओं में हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से इन गुफाओं का उदय इन धर्म के फलस्वरूप हुआ। नागार्जुनी और बराबर पहाड़ियों पे हमें कुल 7 केव्स मिलते हैं, और ये हमें सबसे प्राचीनतम शैल रॉक कट आर्किटेक्चर का एक प्रमुख उदाहरण के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ है। अगर हम इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखते हैं कि बराबर नागार्जुनी केव बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के में स्थित है, जो गया से 24 किलोमीटर उत्तरी दिशा में है, और ये दोनों पहाड़ियाँ आपस में जुड़ी इनको ट्विन पहाड़ियों के नाम से यानी जुड़वा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि बराबर पहाड़ियों पे 4 गुफाएं और नागार्जुनी पहाड़ी पे हमें 3 गुफाओं का साक्ष्य मिलता है। नागार्जुनी केव बराबर गुफा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें हम इसके जोग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हैं कि ये बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर ये जो हमें केव्स मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अगर बारे में हम बात करें तो ये मौर्य काल में अशोक के प्रपौत्र यानी ग्रैंडसन दशरथ के शासनकाल में बनवाया गया था, और यह सब रॉक कट आर्किटेक्चर में भारत का सबसे प्राचीनतम हमें ये उदाहरण दिखाई देता है। ये केव आजीवक संप्रदाय के लिए मखालित गोसाल के द्वारा बनाया गया था, जो कि बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन थे, और इसमें इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध, हिंदू रॉक कट स्कल्पचर्स यानी मूर्तिकला और अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। तो ये नागार्जुनी और बराबर हिल्स इन सभी दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमें यहाँ पर गुहा के साथ साथ यहाँ पे इंस्क्रिप्शन स्कल्पचर्स ये भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बराबर हिल्स केव के बारे में। बराबर हिल्स केव में हमें प्रमुखतः 4 गुफाएं मिलती हैं: कर्ण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा, जिसमें कि सुदामा और लोमस ऋषि सबसे प्रारंभिक केव के रूप में जाना जाता है, और इसमें हमें मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है कि प्रारंभिक रूप में किस प्रकार से शैल पर ये वास्तुकला बनाते थे, उसका हमें साक्ष्य यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल हमें महाराष्ट्र में चैत्य, अजंता और कार्ले में भी दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हमें रॉक कट आर्किटेक्चर का बराबर हिल्स में ये गुफाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उनसे हमें मिलता है। बराबर केव में प्राप्त हम सबसे पहले लोमस ऋषि के बारे में बताएंगे। लोमस ऋषि का जो फसाड है वह एक आर्च यानी मेहराब की तरह बना हुआ है, और उस पे लकड़ी यानी टिम्बर आर्किटेक्चर का अनुकरण किया गया है, जैसा कि हम आगे आपको फोटोग्राफ में दिखाएंगे। और इसका जो एंट्रेंस द्वार है उस पे आपको प्रोसेशन ऑफ एलिफेंट
यानी कि एलिफेंट प्रोसेसन करते दिखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि वो हाथी भक्तगढ़ के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके बाद सुदामा केव अशोक के को डेडिकेट किया गया था और ये धनुषाकार शेप में बना हुआ है और इसके साथ हमें एक सर्कुलर चेंबर के साथ एक आयताकार मंडप का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, करण चौपर में एक सिंगल रेक्टेंगुलर रूम और विथ पॉलिश सरफेस, उसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से पॉलिश किया गया है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि 245 BCE उसकी डेटिंग बताई जाती है। नेक्स्ट, विश्वकर्मा केव, यहाँ पर अशोक के द्वारा ये बनाया गया था, जिसमें कि हमें दो रेक्टेंगुलर रूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये बराबर केव के केव्स हैं, लोमस ऋषि, सुदामा केव, कर्ण चौपर और विश्वकर्मा केव। इन चारों का हमें साक्ष्य ये बराबर हिल्स पे दिखाई देता है। अब हम लोमस ऋषि केव के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये बराबर हिल पे ही साउदर्न साइड में है और उससे सुदामा केव जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्विन हिल हैं, जहाँ पर हमें लोमस ऋषि केव भी दिखाई देता है और सुदामा केव भी दिखाई देता है। इसमें 2 रूम का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है, एक रेक्टेंगुलर जिसका मेजरमेंट लगभग 9.86 बाय 5.18 मीटर है, दूसरा सर्कुलर सेमी हेमिस्फेरिकल रूम है जो कि 5 मीटर है उसका डायमीटर, और दोनों ही रूम एक नैरो पैसेज यानी सकरे रास्ते से दोनों जुड़े हुए हैं। और इसके जैसा कि मैंने बताया कि लोमस ऋषि का जो एंट्रेंस है वह वुड आर्किटेक्चर को इमिटेट किया गया है, उसकी अनुकरण पर बनाया गया है और वहाँ पर एक एलिफेंट प्रोसेसन करते हुए दिखाई देते हैं जो कि ऐसा लगता है कि स्तूप को पूजा कर रहे हों। तो यहाँ पर हमें इसका साक्ष्य मिलता है। उसके साथ ही साथ हमें चैत्य आर्च का फीचर्स भी यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि इस तरह से वुड में जो आर्किटेक्चर हमें मिलता है वैसा इन्होंने स्टोन पर बनाने की कोशिश की है, वैसा ही आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई अशोका का इंस्क्रिप्शन नहीं दिखाई देता है, अशोक के कोई अभिलेख हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारणवश ये इनकम्प्लीट या अपूर्ण रह गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इसके साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन बाद के फेज में हमें यहाँ पर अनंत वर्मा का जो कि 5th सेंचुरी CE में था, उसका एक इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये हम बात कर रहे थे लोमस ऋषि का एंट्रेंस है और ये लोमस ऋषि का प्लान है। अब हम एंट्रेंस में पे जो बात कर रहे थे कि प्रोसेसन करते हुए एलिफेंट, तो आप देख सकते हैं कि एलिफेंट किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं जैसा इससे पहले जो हमने वैदिक में बात की थी कि लोग वुड पे इसको बनाते थे, यहाँ पर इन्होंने इसको शैल यानी पत्थरों पर बनाने की कोशिश की है और वैसा आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने पहाड़ों में स्तंभ का भी डिजाइन देने की कोशिश की है, उनके साथ साथ उनके धरन भी बनाए गए हैं और ये मेहराब बनाया गया है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि स्तूपिका, छोटी सी स्तूपिका हमें नजर आ रही है। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है हम देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरह से डेकोरेटेड फॉर्म में बनाया गया है और कितना इसका भव्य अलंकरण किया गया है। उसका प्लान यहाँ पर दिखाया गया है। जो हमने 2 रूम की बात की, एक सर्कुलर और एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नैरो पैसेज है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको एंट्रेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो प्लान में ये एंट्रेंस यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये एंट्रेंस है और जहाँ पर हमें इस तरह की डिजाइन यहाँ पर लोमस ऋषि केव में दिखाई देती है। तो ये प्लान देख के आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि लोमस ऋषि का एंट्रेंस कैसे बनाया गया होगा।
नेक्स्ट सुदामा केव। सुदामा केव ये भी लोमस ऋषि से जुड़ा हुआ है और ये बराबर पहाड़ियों पर ही है। इसमें भी हमें दो रूम का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, एक रेक्टेंगुलर और एक सेमी हेमिस्फेरिकल रूम। रेक्टेंगुलर का शेप है 9.98 बाय 5.94 मीटर और सेमी हेमिस्फेरिकल रूम का है 6 मीटर। और ये भी एक नैरो पैसेज यानी सकरे उससे कनेक्टेड है, तो लगभग ये हमें लोमस ऋषि के ही तरह दिखाई देता है। और ये भी अशोक के काल में बनवाया गया था और यहाँ पर हमें इसके एंट्रेंस पे एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन दिखाई देती है जो कि मौर्यन ब्राह्मी है। और इसके साथ ही साथ हमें इसका जो एक चैम्बर है सर्कुलर वो हमें दिखाई देता है, उसके साथ ही साथ रेक्टेंगुलर चैम्बर यहाँ पर दिखाई देता है जो कि मंडप जैसा प्रतीत होता है। और उसके बाद हमें इसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से पॉलिश्ड है और यहाँ पर इसकी पॉलिश ऐसे की गई है जैसे लगता है कि मिरर इफेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पर इसके पॉलिश में पूरी तरह से अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ अपना प्रोनाउंस्ड इको यानी कि अपनी प्रतिध्वनि भी आती है जब वहाँ पर मोंक चैंट करते थे, जब वह किसी चीज़ का जब वह साउंड करते थे तो उनकी जो साउंड होती थी वो इको करके वहाँ पर आती थी। सुदामा केव के इंटीरियर में हमें वो पॉलिश दिखती है, लेकिन लोमस ऋषि के इंटीरियर में वो हमें पॉलिश नहीं दिखती है, वो जिसकी वजह से वो अपूर्ण भी कहा जाता है। तो ये फोटोग्राफ में आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर एक मोंक खड़ा है और उसका जो प्रतिबिंब है आप इस वॉल पे देख सकते हैं कि वो मोंक का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे। ये पॉलिश की वजह से ये पूरी तरह से मिरर इमेज यहाँ पर दिखाई देती है जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ये सुदामा केव है और सुदामा केव का इनसाइड यानी कि उसका अंदर का ये चित्र है जिसमें कि यहाँ पर एक मोंक खड़ा है और उसकी जो मिरर इमेज है जो यहाँ पर दिखाई दे रही। तो इसकी पॉलिश आप देख सकते हैं कि कितनी फाइन है, जो यहाँ पर इसकी इमेज भी हमें दिखाई दे रही है। और जो हमने बात की थी कि ये यहाँ पर ऐसे सेमी हेमिस्फेरिकल हो जाता है, वो यहाँ पर हमें आकृति यहाँ दिखाई दे रही है। हमने बात की कि यहाँ के एंट्रेंस पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि अशोक इंस्क्रिप्शन है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा है और इसमें लाजिना पियदसीन द्वादशा वसाभिषितेन इयम निगो कुभा दी ना आजीव के ही। ये अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में आजीवकों के लिए ये गुफा दान में दी गई थी, इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी लेटर्स है और इसमें हमें प्राकृत भाषा में यहाँ पे विवरण दिया गया है और इसमें जिक्र है कि ये आजीवकों के लिए बनाया गया है। तो इस इंस्क्रिप्शन के जरिए हमें ये जानकारी मिलती है कि इस गुहा का दान आजीवकों के लिए किया गया था। ये हमें सुदामा केव का एंट्रेंस जो कि हमने बात की थी कि लोमस ऋषि से ही जुड़ा हुआ है, तो ये लोमस ऋषि है और ये सुदामा केव है। लोमस ऋषि का एंट्रेंस जो जहाँ बहुत डेकोरेशन हमें दिखाई देता है, डेकोरेटिव उस है, और ये पूरी तरह से सिंपल एंट्रेंस के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर कोई अलंकरण हमें नहीं दिखाई दे। ये प्लान है सुदामा केव का और यहाँ पर ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर जो हमने बात की थी कि 2 कमरों का ये विभाजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हिल और हिल में हमें 2 केव्स के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागार्जुनी ग्रुप केव, जो कि बराबर केव के कुछ दशकों के बाद इसको बनाया गया, जो अशोक के प्रपौत्र ग्रैंडसन दशरथ के द्वारा बनाया गया था और ये आजीवकों के लिए उन्होंने इसका निर्माण कराया, जो बराबर केव के पूर्वी दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें 3 केव के बारे में पता चलता है, जिसमें कि पहला गोपिका, गोपी का कुभा जिसे कहते हैं, वदिथी का कुभा जिसको वदिथी का कुभा कहते हैं, वापिया का कुभा
इसको वापिया का हम कहते हैं। तो ये 3 केव के बारे में हमें नागार्जुनी पहाड़ियों से सूचना मिलती है। गोपिका का जो हिल के साउथ साइड में स्थित है, दक्षिणी दिशा में, जो राजा दशरथ ने बनवाया था, और यहाँ पर हमें एक इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त होता है। वतिथि का कुभा ये पहाड़ी के उत्तरी दिशा में स्थित है, जहाँ पर दशरथ द्वारा ये आजीविकों के लिए बनवाया, डेडिकेट किया गया था। वापिया का कुभा ये भी हिल के उत्तरी दिशा में स्थित है और इसको भी दशरथ ने आजीविकों के लिए ही बनवाया था। तो ये हमें 3 केव्स के बारे में, नागार्जुनी ग्रुप केव में हमें 3 केव के बारे में पता चलता है। अब हम गोपिका केव के बारे में विस्तृत बात करेंगे। गोपिका केव, जिसको गोपिका कुभा भी कहा जाता है, ये बराबर हिल की सबसे बड़ी केव बताई गई है और इसमें एक सिंगल लार्ज ओब्लॉन्ग रूम दिखाई देता है, जिसका मेजरमेंट 13.95 बाय 5.84 मीटर है और जिसका एंड सर्कुलर एंड, जो कि अंत में जाकर थोड़ा गोलाकार रूप ले लिया है और इस तरह से इसकी डिजाइन हमें दिखाई देती है। ये पहाड़ी के दक्षिणी दिशा में स्थित है और ये राजा दशरथ के द्वारा बनाया गया था। राजा दशरथ अशोक के प्रपौत्र थे और इसके एंट्रेंस पे हमें एक इंस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, जो यहाँ आपको फिगर में, लेकिन थोड़ा ब्लर है, हम इसके लेटर्स आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शन, इसकी ओरिजिनल पिक है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इंस्क्रिप्शन इसके एंट्रेंस द्वार पर यहाँ पर है और ये इंस्क्रिप्शन दशरथ मौर्य के द्वारा लिखवाई गई है और इसके टॉप एंट्रेंस पर है, जिसकी डेटिंग 230 BCE बताई जाती है। ये गोपिका केव के एंट्रेंस पे जो इंस्क्रिप्शन है उसके लेटर्स हैं जो यहाँ पर हैं। इसमें राजा दशरथ ने इसे आजीविकों के लिए दान दिया था और उनका ये कहना था, और इसका सारांश ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये साक्ष्य हमारे पास रहेगा, यानी ये चिर अस्थायी काल तक यहाँ पर विराजमान रहेगा, जो कि आज भी हमारे पास है और इसको हम देख सकते हैं। तो ये आजीविकों के लिए राजा दशरथ ने इस गुहा का निर्माण कराया था और इस पे उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो गुफाएं हैं आजीविकों के लिए दान में दी जाती थी और जो कि वहां पर रहकर अपने धार्मिक कार्यों को कर सके। ये फोटोग्राफ में हमें गोपिका केव का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये हिल है और इसमें हमें गोपिका केव का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, जिसमें कि और इसके साथ ही साथ हमने ये एंट्रेंस द्वार यहाँ पर दिखाया है, जहाँ पर एक मोंक खड़े हैं और इसके पास आप इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी देख सकते हैं। और ये प्लान है जो गोपिका केव का है और यहाँ पर आप एंट्रेंस और इसके रूम, जो जिसमें रूम की बात की गई है उसके बारे में आप इस प्लान में देख सकते हैं। तो ये पूरा हिल और गोपिका केव का यहाँ एंट्रेंस और इसी एंट्रेंस को यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर मोंक एक खड़ा है और यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर इंटीरियर जो है वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है, जिसके लेटर्स आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये गोपिका केव का इमेज है जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वधातिका एंड वापिया का केव। ये 2 केव हैं जो कि इस पहाड़ी के नॉर्थ साइड में है और लगभग ये 300 मीटर की दूरी पे है। इनकी साइज जो है वो छोटी है और बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर और कार्व्ड बनाई गई है। इस जो ये पहाड़ी है वो बीच में थोड़ी टूटी हुई है और इसमें दोनों गुफाओं में एक रेक्टेंगुलर शेप का रूम यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जिसका मेजरमेंट है 5.11 बाय 3.4 मीटर, जो कि एक पोर्च के साथ है और एंट्रेंस दूसरा है 1.83 बाय 1.6 मीटर। तो हमें इस पहाड़ी में
दो केव्स दिखाई देते हैं और ये जो पहाड़ी है वो बीच में उसकी दरार है वो टूटी हुई है और ये भी दशरथ मौर्य के द्वारा बनाया गया था और आजीविकों के लिए ही बनवाया गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ हमें 3 केव के बारे में जानकारी मिलती है, गोपिका केव, वात्यातिका केव, वापियाका केव। तो इन तीनों गुफाओं का निर्माण कराने का उद्देश्य आजीविकों के लिए ही था और उन्हीं को दान दिया गया था। अब हम देख सकते हैं वात्यातिका एंड वापियाका केव, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो हिल है वह बीच में इसकी दरार है और टूटी हुई है, एक तरफ वापियाका और एक तरफ वात्यातिका, और इन दोनों में एक आयताकार रूम का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया कि दोनों में एक आयताकार रूम है और ये जुड़ी हुई। इसका जो एंट्रेंस है यहाँ है और इसका एंट्रेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और इसका व्यू आप देख सकते हैं इस केव का। और हम ये देखते हैं कि इन लोमस ऋषि को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने सारे केव्स हैं उन सब के एंट्रेंस पे हमें कोई डेकोरेशन नहीं मिलता है, वो पूरी तरह से हमें प्लेन दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर 2 केव्स दिखाई देते हैं और दोनों का विभाजन ये दिखाई दे रहा है जो कि प्राकृतिक रूप से है और यहाँ पर हमें 2 आयताकार रूम का प्लान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुनी केव में हमें 3 गुहाओं के बारे में कॉन्सेप्ट मिलता है और उनका जो प्लान और जो उनकी डिजाइन है वो इस प्रकार थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बराबर और नागार्जुनी केव में हमें कुल 7 गुफाओं के बारे में विशद जानकारी मिलती है, जिसमें कि लोमस ऋषि का जो अलंकरण है वह उसका जो मुख्य द्वार है वो ज़्यादा अलंकरण है, लेकिन किसी कारणवश वह अपूर्ण रह गया। उसके बाद के जो हमें गुफाएं मिलती हैं उसमें हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में हमारे पास उपलब्ध है कि वो किसके द्वारा और किसके लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हम इनकी प्राथमिकता को देख सकते हैं, इसकी महत्वपूर्णता के बारे में जान सकते हैं। और हम अगले लेक्चर में अशोककालीन इस पिलर और स्तूप के बारे में बात करेंगे और इसके आगे की जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।